द डिबेट में आपका स्वागत है। सोचिए अगर आप 1980 के दशक में कोई टेक्सटाइल मिल या फैक्ट्री खरीद रहे होते तो आप क्या करते? शायद उसकी ईंटें गिनते। बिल्कुल, आप ईंटें गिनते, मशीनों की कीमत लगाते, गोदाम में पड़े माल का हिसाब करते और इस तरह एक बहुत ही सटीक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते। ये गणित सीधा और स्पष्ट था। दशकों से शेयर बाजार में भी हमने इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत का पालन किया है। जो कि बहुत लंबे समय तक काम भी किया। हाँ, लेकिन आज जब हम ऐसी कंपनियों का मूल्यांकन कर रहे हैं जो हवा में डेटा प्रोसेस करती हैं, जिनका मुख्य उत्पाद सिर्फ सॉफ्टवेयर या सिलिकॉन चिप्स हैं, जैसे कि एआई और सेमीकंडक्टर स्पेस, तो सवाल ये है कि क्या वो पुराना मापने वाला फीता अभी भी काम करता है? असल में यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है। सही कहा। तो आज हम स्वेन कालिन की किताब मॉडर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग, द वॉल स्ट्रीट स्कूल द्वारा पहचानी गई 7 निवेश गलतियों और सेमीकंडक्टर उद्योग की संरचना पर आधारित एक अकादमिक विश्लेषण के इर्द गिर्द इस पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, मेरा पक्ष इस बहस में बहुत स्पष्ट है। डेटा और इंट्रिंसिक वैल्यू पर आधारित जो सख्त वैल्यू इन्वेस्टिंग और जोखिम प्रबंधन है, वो आज भी आपकी पूंजी बचाने और उसे लंबी अवधि में बढ़ाने का एकमात्र प्रामाणिक तरीका है। मैं इस नजरिए से पूरी तरह असहमत हूँ। मेरा तर्क ये है कि ऐतिहासिक मूल्यांकन मैट्रिक्स जैसे कि सख्त पीई रेशियो या बुक वैल्यू पर बहुत अधिक निर्भरता आज के निवेशकों को एक वैल्यू ट्रैप में फंसा रही है। वैल्यू ट्रैप? हाँ, क्योंकि इस रूढ़िवादी सोच के कारण निवेशक उन पुरानी और मरती हुई कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो केवल कागजों पर सस्ती दिखती हैं, और वे एआई और बड़े तकनीकी विकास के उस विशाल चक्र से पूरी तरह चूक जाते हैं। मतलब बाजार के बुनियादी ढांचे में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव आया है। देखिए, यथार्थ चाहे जितना बदल जाए, निवेश का पहला नियम कभी नहीं बदलता: पैसा मत खोना। स्वेन कार्लिन अपनी पुस्तक में रिस्क एंड रिवॉर्ड क्वाड्रेंट का जो ढांचा प्रस्तुत करते हैं, वो हमें समझाता है कि जोखिम असल में है क्या। वॉल स्ट्रीट के अधिकांश विश्लेषक आपको बताएंगे कि जोखिम का मतलब अस्थिरता या वोलेटिलिटी है, जो कि काफी हद तक सच भी लगता है लोगों को। लगता है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग इसके ठीक विपरीत बात कहती है। किसी शेयर का एक दिन में 5% गिरना जोखिम नहीं है। असली जोखिम है किसी संपत्ति के लिए उसकी वास्तविक कीमत से बहुत अधिक भुगतान कर देना, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पूंजी का स्थायी नुकसान या परमानेंट कैपिटल लॉस होता है। लेकिन एक सेकंड, मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई कंपनी भविष्य में 100 रुपये का कैश फ्लो उत्पन्न करने वाली है और आप आज ही उसके लिए 150 रुपये का भुगतान कर देते हैं। समझ रही हूँ। अब वो कंपनी चाहे कितनी भी सफल क्यों ना हो जाए, आपने एक निवेशक के रूप में अपना नुकसान तय कर लिया है, क्योंकि आपने पहले ही इतनी ऊंची कीमत चुका दी है। आप जिस परमानेंट कैपिटल लॉस की बात कर रहे हैं, वो सिद्धांत सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में यह अस्थिरता से बचने का बस एक बहाना बन गया है। बहाना? कैसे? क्योंकि अगर आप लगातार यह डर पाले बैठे हैं कि आप ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, तो आप कभी भी उन उद्योगों में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे जो वास्तव में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आइए उस अकादमिक थीसिस के डेटा पर नजर डालते हैं जो सेमीकंडक्टर उद्योग का विश्लेषण करती है। ठीक है, देखते हैं। थीसिस स्पष्ट रूप से दिखाती है कि एनवीडिया, इंटेल और एएमडी जैसे तकनीकी उद्योग इकोनॉमिक साइकिल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। उनकी आय में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन अगर आप केवल उस उतार चढ़ाव से डर जाते हैं तो आप एक बहुत बड़े मैट्रिक को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसे हर्फनडाल हिर्शमैन इंडेक्स यानी HHI कहते हैं। एक मिनट, HHI तो बाजार में किसी कंपनी के एकाधिकार या कॉन्सेंट्रेशन को मापता है ना? वह मूल्यांकन के जोखिम को कैसे कम कर सकता है? वह इसलिए जोखिम को कम करता है क्योंकि HHI हमें बताता है कि इन कंपनियों के इर्द गिर्द कितनी गहरी खाई या मोट है। सेमीकंडक्टर निर्माण में प्रवेश की बाधाएं इतनी विशाल हैं कि कोई नई कंपनी कल उठकर एनवीडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सच है, उनका एकाधिकार तो है। बिल्कुल, और इनका दीर्घकालिक संरचनात्मक विकास इतना मजबूत है कि उनका उच्च मूल्यांकन उचित ठहराया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि 100 रुपए के कैश फ्लो के लिए 150 रुपए देना बेवकूफ़ी है, लेकिन क्या हो
अगर वो कंपनी एआई के दम पर अगले दशक में 100 नहीं बल्कि 1000 रुपए का कैश फ्लो उत्पन्न करने वाली हो? पारंपरिक वैल्यू इन्वेस्टिंग मॉडल्स में घातांकी विकास या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मापने की क्षमता ही नहीं है। अगर आप उच्च पीई से डरकर बाहर बैठे रहते हैं तो आप पूरी एआई क्रांति को चूक जाते हैं। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मुझे लगता है आप महान कंपनी और महान निवेश के बीच के फर्क को नजरअंदाज कर रही हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक कंपनी अपने उद्योग में पूर्ण एकाधिकार रख सकती है, उसका HHI स्कोर आसमान छू सकता है, लेकिन अगर आप उस एकाधिकार के लिए एक अतार्किक कीमत चुका रहे हैं तो आप मुसीबत में हैं। स्रोत सामग्री से बर्कशायर हैथवे का उदाहरण लेते हैं। वॉरेन बफे की कंपनी। जी, यह दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे अधिक नकदी उत्पन्न करने वाली कंपनियों में से एक है, एक वित्तीय किले की तरह। लेकिन 2024 की शुरुआत में जब वॉरेन बफे ने देखा कि उनकी अपनी कंपनी का पीई रेशियो 25 तक पहुंच गया है, तो उन्होंने शेयर बायबैक लगभग रोक दिया। क्योंकि उन्हें वो महंगी लगी। बिल्कुल, क्योंकि वे जानते हैं कि जब आप 25 के मल्टीपल पर खरीदते हैं तो आप परफेक्शन की कीमत चुका रहे होते हैं। बाजार यह मानकर चल रहा है कि भविष्य में सब कुछ बिना किसी गलती के शानदार ढंग से चलेगा। लेकिन तकनीकी कंपनियों का विकास तो? अगर सेमीकंडक्टर कंपनियों के विकास में जरा सी भी कमी आती है, जो कि उनके साइक्लिकल नेचर के कारण आनी ही है, तो बाजार बेरहमी से उन उच्च पीई अनुपातों को कुचल देगा। इसके विपरीत जरा 2009 के S&P 500 पर नजर डालिए। हाँ, मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं। उस समय पीई अनुपात 8 था। बाजार में चारों ओर दहशत थी, लेकिन लंबी अवधि के लिए कीमत का जोखिम 0 के करीब था। देखिए, ये 2009 की तुलना बहुत ही भ्रामक है। आप S&P 500 के 8 पीई का इंतजार कर रहे हैं, जो सदी में एक आध बार होता है। इस इंतजार के चक्कर में ही तो निवेशक वैल्यू ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। वैल्यू ट्रैप? सुरक्षित निवेश वैल्यू ट्रैप कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। स्वेन कार्लिन अपनी पुस्तक में 25 विश्लेषणात्मक उपकरणों की एक पूरी चेकलिस्ट देते हैं, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, प्राइस टू बुक वगैरह। लेकिन द वॉल स्ट्रीट स्कूल स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि निवेशकों की तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या है? सस्ते और वैल्यू के बीच भ्रमित होना। हाँ, वो गलती तो है। जब आप इन 25 उपकरणों के सख्त फिल्टर से बाजार को छानते हैं, तो मशीन आपको क्या आउटपुट देती है? वो आपको पुरानी शिपिंग कंपनियां, कोयला खदानें और फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनियां दिखाती है, क्योंकि उनका प्राइस टैग सस्ता होता है। लेकिन वे सस्ती इसलिए हैं क्योंकि उनका व्यवसाय मॉडल मर रहा है। लेकिन एआई और सॉफ्टवेयर कंपनियों के मामले में पारंपरिक मैट्रिक्स काम नहीं करते। सॉफ्टवेयर कंपनियों के पास भौतिक संपत्तियां नहीं होती। अगर आप कार्लिन के उपकरण नंबर 24 यानी एसेट क्वालिटी का इस्तेमाल करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी को मापेंगे तो वो हमेशा खराब ही दिखेगी। मैं उस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप ये मानकर चल रही हैं कि इन 25 उपकरणों का उपयोग बिना दिमाग लगाए एक रोबोट की तरह किया जाता है। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। पर एक सच्चा वैल्यू निवेशक सिर्फ सस्ता नहीं खोजता। ठीक इसी कारण से एक गहरा और अनुशासित मौलिक विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण है। द वॉल स्ट्रीट स्कूल की चौथी गलती क्या है? आलसी शोध या लेजी रिसर्च। बिल्कुल, आलसी शोध एक बड़ी समस्या है। अगर कोई निवेशक केवल पीई अनुपात देखकर किसी कोयला खदान में निवेश कर रहा है, तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है, वो आलस्य है। वैल्यू ट्रैप से बचने के लिए हमारे पास WSCC और DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो जैसे उन्नत उपकरण हैं। मुझे आपके इस DCF मॉडल की व्यावहारिकता पर बहुत संदेह है। क्यों? ये तो बुनियादी गणित है। क्योंकि क्या आपको एहसास है कि ये मॉडल पूरी तरह से इनपुट पर निर्भर करते हैं? अगर आप भविष्य की विकास दर या डिस्काउंट रेट का अनुमान लगाने में 2% की भी गलती करते हैं, तो आपकी पूरी एक्सेल शीट कचरा हो जाती है। लेकिन ये एक एस्टिमेट तो देता ही है। मुझे स्रोत सामग्री से रेडिट समुदाय का एक बहुत ही वास्तविक फीडबैक साझा करने दीजिए। कार्लिन के इन सख्त मॉडलों का आंख बंद करके पालन करने वाले कई निवेशकों ने पेट्रोब्रास जैसी विशाल तेल कंपनियों में भारी निवेश किया। क्यों? क्योंकि उनके DCF मॉडल ने दिखाया कि ये दुनिया का सबसे सस्ता शेयर है। लेकिन उस शानदार एक्सेल शीट ने ब्राजील के भू राजनीतिक जोखिम, सरकारी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब आप कहते हैं कि मॉडल हमें बचा लेंगे, तो आप भूल रहे हैं कि मॉडल केवल वही देखते हैं जो संख्याओं में होता है।
मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई भी मॉडल अचानक सरकारी नीतियों में बदलाव की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। सही। लेकिन यही वो जगह है जहां निवेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा काम आता है, मनोवैज्ञानिक अनुशासन। वॉल स्ट्रीट स्कूल की गलतियों की सूची में गलती नंबर 6 है भावनाओं को हावी होने देना। जब आप कहती हैं कि पेट्रोब्रास में निवेशकों का नुकसान हुआ, तो मैं कहूंगा कि वहां उन्होंने कार्लिन के उपकरणों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, विशेष रूप से मैनेजमेंट इंटेग्रिटी का मूल्यांकन करने में। पर क्या हम सिर्फ इस आधार पर एआई को छोड़ सकते हैं? मेरा पॉइंट यह है कि आज जो निवेशक एनवीडिया या एएमडी में बिना मूल्यांकन के अंधाधुंध पैसा डाल रहे हैं, वे फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो का शिकार हैं। क्या हमने 2000 के .com बुलबुले से कुछ नहीं सीखा? वो एक बहुत अलग समय था। सेमीकंडक्टर थीसिस स्वयं इस बात का प्रमाण देती है कि 1976 से लेकर आज तक यह उद्योग बार बार इन्वेंट्री चक्रों से गुजरा है। आज हर कंपनी एआई चिप्स खरीद रही है। कल जब मांग गिरेगी तो जिन लोगों ने 60 के मल्टीपल पर शेयर खरीदे हैं, उनकी पूंजी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। देखिए, आप बार बार 2000 के .com क्रैश का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन आज की तकनीकी सच्चाई 1999 की हवा बेचने वाली इंटरनेट कंपनियों से कोसों दूर है। हवा बेचने वाली? हाँ, उस समय कंपनियां बिना किसी राजस्व या उत्पाद के केवल वेबसाइट के नाम पे शेयर बेच रही थीं। आज माइक्रोसॉफ्ट या एनवीडिया जैसी कंपनियां हर तिमाही में अरबों डॉलर का वास्तविक फ्री कैश फ्लो उत्पन्न कर रही हैं। थीसिस के अनुसार उनके पास वास्तविक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उनका ग्रॉस मार्जिन 70 से 80% तक है। मार्जिन अच्छे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन और आप मनोवैज्ञानिक अनुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन द वॉल स्ट्रीट स्कूल की एक और गलती पर ध्यान दें। गलती नंबर 7, बाजार का समय निर्धारित करने की कोशिश करना, यानी टाइमिंग द मार्केट। मैं मार्केट टाइमिंग की वकालत नहीं कर रहा हूं। लेकिन कार्लिन के प्लेटफॉर्म के एक उपयोगकर्ता का अनुभव स्रोत सामग्री में दर्ज है। उसने मूल्यांकन बहुत अधिक है और बाजार क्रैश होने वाला है के डर से वर्षों तक अपने पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा नकद में रखा। यह भी तो मार्केट टाइमिंग का ही एक रूप है। और अगर सच में देखें तो क्या मूल्यांकन इतना अधिक है? यदि हम S&P 500 का केवल PE न देखें बल्कि PEG अनुपात यानी पेग रेशियो देखें तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। श्रोताओं की स्पष्टता के लिए क्या आप पेग अनुपात की कार्यप्रणाली को समझाएंगे और बताएंगे कि यह आपके तर्क को कैसे सही ठहराता है? हाँ, बिल्कुल। पेग अनुपात किसी शेयर के PE मूल्य को उसकी भविष्य की आय वृद्धि दर से विभाजित करता है। पारंपरिक PE केवल ये देखता है कि आप आज की कमाई के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई AI कंपनी 40 के PE पर ट्रेड कर रही है और उसकी कमाई हर साल 50% की दर से बढ़ रही है, तो उसका पेग अनुपात 1 से कम होगा। वित्तीय दुनिया में 1 से कम पेग का मतलब है कि कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से शेयर वास्तव में सस्ता है। गणित के हिसाब से? हाँ, जो कंपनी बहुत महंगी लग रही थी वो वास्तव में एक बेहतरीन निवेश है, क्योंकि उसकी अर्निंग्स एक्सपेंशन अभूतपूर्व है। जब आप ऐसी तेजी से बढ़ती कंपनियों में निवेश नहीं करते तो ये कोई महान अनुशासन नहीं है, ये एक अंधी जिद है। देखिए, आपका पेग अनुपात का तर्क गणितीय रूप से सही है, लेकिन यह एक बहुत बड़े अगर पर टिका है। अगर वो 50% की ग्रोथ अगले कई सालों तक कायम रहे, जो कि AI के मामले में संभव है। और वित्तीय इतिहास गवाह है कि असाधारण ग्रोथ हमेशा के लिए नहीं टिकती। पूंजीवाद का नियम है कि जहां भी असाधारण मुनाफा होता है वहां प्रतिस्पर्धा आ जाती है। आप कहती हैं कि कैश रखना मार्केट टाइमिंग है, मैं इससे असहमत हूं। तो आप इसे क्या कहेंगे? नकदी रखना कोई अपराध नहीं है जब बाजार में कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना हो। बफे अक्सर कहते हैं कि शेयर बाजार एक ऐसा खेल है जहां नो कॉल्ड स्ट्राइक्स का नियम लागू होता है। आपको हर आती हुई गेंद पर बल्ला घुमाने की जरूरत नहीं है। आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि कोई निवेश आपके बिल्कुल अनुकूल ना हो। जब आप फोमो के दबाव में आकर महंगे वैल्यूएशन पर निवेश करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा की उस आखिरी दीवार को भी गिरा देते हैं जो आपको बचाती है। मुझे लगता है यहीं पर हमारे दृष्टिकोण का सबसे बुनियादी टकराव है। आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को केवल एक रक्षात्मक तंत्र के रूप में देखते हैं कि मैं कितना कम पैसा खोऊंगा। हाँ, क्योंकि पूंजी बचाना सबसे जरूरी है।
लेकिन आधुनिक बाजार में सबसे बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यह है कि आपके पास ऐसी कंपनियां हों जो इनोवेशन कर रही हैं। यदि आप केवल कम कीमत पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां भर जाएंगी जो कल अप्रासंगिक हो जाने वाली हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम खराब कंपनियां खरीदें। हाँ, और मैं ये नहीं कह रही कि हमें आंख बंद करके कहीं भी पैसा डाल देना चाहिए। द वॉल स्ट्रीट स्कूल की गलतियों से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। आलसी शोध नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी रिसर्च के मापदंडों को अपडेट करना होगा। ये एक ऐसा बिंदु है जहां हम शायद एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ये स्पष्ट है कि हम दोनों इस बात पर गहराई से सहमत है कि निवेश को कभी भी भावनाओं या बिना सोचे समझे किए गए कार्यों द्वारा संचालित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आलसी शोध और अति आत्मविश्वास वास्तव में एक पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सही कहा। WACC या HHI जैसे उपकरण केवल तभी काम करते हैं जब उनका उपयोग करने वाला दिमाग स्पष्ट और अनुशासित हो। बिल्कुल सही। अनुशासन पर हमारी कोई बहस नहीं है। हमारी बहस का केंद्र इस बात पर है कि उस अनुशासन का प्रयोग किस दिशा में किया जाए। मुझे अभी भी लगता है कि एक्सेल शीट के रूढ़िवादी मॉडलों पर बहुत अधिक टिके रहना आधुनिक युग में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। और मेरा ये दृढ़ विश्वास कायम है कि संपत्ति बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है संपत्ति को बचाए रखना। कोई भी तकनीक निवेश के गुरुत्वाकर्षण नियमों को हमेशा के लिए चकमा नहीं दे सकती। तो हम श्रोताओं को छोड़ते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हाँ, हम श्रोताओं को यह विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वे अपने स्वयं के पोर्टफोलियो में मूल्य और भविष्य के विकास के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। स्रोत सामग्री में गहराई से जाने पर आपको अपने खुद के निवेश दर्शन को गढ़ने में मदद मिलेगी। सही कहा। अंततः सबसे अच्छा निवेश दर्शन वही है जो आपको रात में चैन की नींद सोने दे। बिल्कुल। तो सवाल यही है, क्या हमें अपने पुराने मापने के औजारों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के नियम हर अति उत्साहित बाजार को वापस जमीन पर खींच ही लाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर निवेशक को खुद खोजना होगा। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका